हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा पीटी के होमवर्क सीरीज का डे 42 के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि बिहार उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई थी तथा इसमें कितने रुपए लोन राशि की बात की गई है। तो बिहार उद्यमी योजना जो है इसका शुरुआत किया गया था 2025 में और इसमें 10 लाख रुपए लोन राशि की बात की गई थी। तो यहाँ पे हम लोग योजना के बारे में जान रहे हैं, तो साथ साथ और भी याद रखेंगे। जैसे डेयरी को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड, मुख्यमंत्री कन्या विद्याधन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और एक है निर्माण पोर्टल। तो निर्माण पोर्टल जो है यह कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। वैसे ही एक है पीएम श्री योजना। तो पीएम श्री योजना जो है यह 2023 के बजट में लाया गया था और यह खाद्यान्न से संबंधित है। एक है पीएम आवास योजना। तो पीएम आवास योजना जो है इसको 2015 में शुरू किया गया था। और एक है कानी परियोजना, CANI, यानी कानी परियोजना जो है यह चेन्नई और अंडमान के बीच में शुरू किया गया था BSNL के द्वारा। और एक है कि गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेट भारत परियोजना शुरू किया गया था, जो कि 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बिहार डेयरी फार्म योजना के तहत जो है सरकार ने कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो बिहार डेयरी फार्म योजना के तहत जो है सरकार ने 75% सब्सिडी देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया था। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है इसका शुरुआत 2025 में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई तथा इसमें UPSC परीक्षा पास करने वालों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन परियोजना जो है यह 2024-25 में शुरू किया गया है और इसमें UPSC की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है आहार जीर्णोद्धार योजना जो है आहार जीर्णोद्धार योजना कब और बिहार के कितने जिलों के लिए शुरू किया गया है। तो आहार जीर्णोद्धार योजना जो है यह 2025 में शुरू किया गया है और यह बिहार के 14 जिलों में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना 2025 के तहत सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें बिहार सरकार के द्वारा 60,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना जो है 2025 में शुरू किया गया था और इसके तहत बिहार सरकार के द्वारा 60,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री वाणी योजना कब शुरू की गई तथा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री वाणी योजना जो है यह 2020 में शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है फ्री वाईफाई देना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई तथा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना जो है इसका शुरुआत किया गया था 1 जनवरी 2024 को और यह स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के बारे में इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि आयकर से संबंधित चल रहे मुद्दे को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो आयकर से संबंधित चल रहे मुद्दे को कम करने के लिए विवाद से विश्वास योजना यह 2024 में शुरू किया गया है, जो कि इसका दूसरा संस्करण है। वही बात करते हैं इसके पहले संस्करण की। तो इसका पहला संस्करण जो है इसे 2020 में शुरू किया गया था। याद रखेंगे कि विवाद से विश्वास जो योजना है इसको 2020 में पहला संस्करण था और 2024 में यह दूसरा संस्करण है। साथ ही याद रखेंगे एक है फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना जो है यह 2016 में शुरू किया गया था और एक है पूर्वोदय योजना। तो पूर्वोदय योजना जो है इसे 2024 में 5 राज्यों में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निक्षय पोषण योजना कब शुरू की गई तथा इसमें प्रदान की जाने वाली राशि को कितना बढ़ाया गया है। तो निक्षय पोषण योजना जो है इसके बारे में देखेंगे कि कब शुरू किया गया और इसमें कितनी राशि जो है सहायता प्रदान की जाती है। तो ये 2018 में शुरू किया गया है निक्षय योजना और यह टीबी से संबंधित है। याद रखेंगे कि यह टीबी से संबंधित है और साथ ही देखेंगे हम लोग कि टीबी जो है इसको टीबी मुक्त भारत बनाने का जो लक्ष्य है यह 2025 में टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योगों के विकास और सृजन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योगों की विकास और सृजन के लिए उन्नति योजना को शुरू किया गया है और 2023-24 में उन्नति योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए जनजाति गौरव योजना कब और कहां से शुरू किया गया है। तो जनजाति समूहों के लिए जनजाति गौरव योजना, इसका शुरुआत जो है 2023 में किया गया है और इसका शुरुआत रांची से किया गया है। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना। तो अमृत धरोहर योजना जो है कब शुरू की गई तथा इसका संबंध किससे है। देखिए अमृत धरोहर योजना जो है यह शुरू किया गया है मैंग्रोव वन से संबंधित योजना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है जो रिवीजन सीरीज के तहत जो है प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना की घोषणा कब और कहाँ की गई थी। देखिए तो विश्वकर्मा योजना जो है, लखपति दीदी योजना और एक है शहरी आवास योजना, इसकी घोषणा जो है 2023 में 15 अगस्त 2023 को किया गया था और इसका घोषणा नई दिल्ली से किया गया था। नेक्स्ट है आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया है। तो आयुष्मान भव अभियान का जो शुभारंभ है यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए इसी का अगला क्वेश्चन है कि पीएम डिवाइन योजना जो है, पीएम डिवाइन योजना इसका संबंध किससे है। तो पीएम डिवाइन योजना जो है इसका संबंध पूर्वोत्तर राज्यों से हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम योजना। तो पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है। तो पीएम प्रणाम योजना जो है इसका संबंध पृथ्वी सुरक्षा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएम श्री योजना का संबंध किससे है। तो पीएम श्री योजना का संबंध जो है यह खदान से हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम उजाला योजना कब और कहां से शुरू किया गया है। तो ग्राम उजाला योजना जो है यह 2021 में आरा से शुरू किया गया था। याद रखेंगे कि ग्राम उजाला योजना को 2021 में आरा से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहां से शुरू की गई है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है यह 2015 में पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब की गई है। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुरुआत जो है यह 2014 में किया गया है और इसी के दूसरे संस्करण का शुरुआत जो है 2020 में किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो हैदराबाद का जो स्थापना है यह चिनक्लिज खां के द्वारा किया गया था और इसी का नाम जो था अन्य नाम निजामुल मुल्क था। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई तथा देखिए फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई तथा इसके बारे में इसका प्रशासक कौन था। तो फोर्ट विलियम की स्थापना जो है यह किया गया था 1800 ईस्वी में और चार्ल्स आयर जो हो जाएगा इसका प्रशासक हो जाएगा। देखिए फोर्ट विलियम की बात करते हैं तो फोर्ट विलियम को 1794 में किला बनाया गया था और 1800 ईस्वी में इसको विश्वविद्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि वेदरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो वेदरा का युद्ध जो है यह 1759 में हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को क्रम से लगाएं। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु को क्रम से लगाना है तो सबसे पहले हो जाएगा यह पोटेशियम हो जाएगा, फिर सोडियम हो जाएगा, फिर कैल्शियम हो जाएगा और फिर मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तथा सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व क्रमशः कौन हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो आयनन विभव वाला हो जाएगा यह हीलियम हो जाएगा और सबसे कम आयनन वाला यह सीजियम हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन किस कांच से बने होते हैं। तो अत्यधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के जो बर्तन हैं यह पोटास कांच से बने होते हैं। देखिए एक होता है क्रूक्स कांच। तो जो क्रूक्स कांच होता है यह चश्मा बनाने में यूज होता है। एक होता है सोडा कांच। सोडा कांच का जो प्रयोग है प्रयोगशाला में किया जाता है और ट्यूबलाइट में भी सोडा कांच का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थ बेकिंग सोडा तथा धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्रमशः क्या है। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और जो धोवन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की समस्त अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव शरीर की समस्त हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए एक होता है एक्सियल। तो एक्सियल जो होता है यह 80 होता है और एक होता है एपेंडिकुलर। तो एपेंडिकुलर जो है 126 होता है। एक्सियल में ब्रेन की हड्डियाँ शामिल होती है और एपेंडिकुलर में हाथ और पैरों की हड्डियाँ शामिल होती है।
वही बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी यह फिबुला होती है और घुटने की जो हड्डी होती है उसको हम लोग पटेला बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के कान में तीन प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है, वे कौन सी है? तो मनुष्य के कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। एक इनकस होता है, दूसरा मैलियस होता है और एक होता है स्टेपिज होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि स्टर्नम नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो स्टर्नम नामक हड्डी जो होती है यह मानव शरीर में चेस्ट में पाई जाती है। देखिए, ऑस्टियो जो होता है, ऑस्टियो का शब्द का प्रयोग किया जाता है बोन यानी हड्डी के लिए, नेफ्रो का प्रयोग किडनी के लिए किया जाता है, कार्डियो का प्रयोग जो है यह हार्ट यानी हृदय के लिए किया जाता है। उसके बाद न्यूरो जो है, न्यूरो का प्रयोग जो है यह मस्तिष्क के लिए किया जाता है। तो उसी प्रकार इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी का संबंध किससे होता है तथा यह किसकी कमी से होता है? तो ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया का संबंध हो जाएगा यह बोन्स हो जाएगा और यह विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो यह होता है हीमोफीलिया। देखिए, जब व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है तो चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे तक जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के स्कल यानी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो जो खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की संख्या जो होती है यह 29 होती है। देखिए, चेहरा में टोटल 14 हड्डियाँ होती है। उसके बाद कान में जो होती है 6 हड्डियाँ होती है। कपाल में जो है इसमें 8 हड्डियाँ होती है और एक जो होती है इसमें गले में होती है। तो टोटल जो है इसमें 29 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी हड्डी पैर से संबंधित है? तो पैर से संबंधित हड्डी जो हो जाएगा यह फीमर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर को सीधा खड़ा करने तथा गति प्रदान करने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं तथा इनकी संख्या कितनी है? तो मानव शरीर को सीधा खड़ा करने तथा गति प्रदान करने वाली जो हड्डियाँ होती है उसको हम लोग उपांगी बोलते हैं और इसका जो संख्या होता है टोटल 126 होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी यह कब हुई तथा इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी यह 3 से 4 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था यानी MIC का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु जो हो जाएगा यह एल्युमिनियम हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा यह लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है तथा प्राकृतिक और कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर कुल जो ज्ञात तत्व है उसकी संख्या टोटल 118 है, जिसमें से प्राकृतिक जो हो जाएंगे 98 टोटल प्राकृतिक हो जाएंगे और कृत्रिम जो बनाए गए हैं टोटल 20 कृत्रिम बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, 34 नंबर है कि निम्न में से कौन सा रोग परजीवी या प्रोटोजुआ से संबंधित नहीं है? तो परजीवी या प्रोटोजुआ से संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो हो जाएगा पोलियो और रेबीज। देखिए, मलेरिया जो है यह परजीवी के कारण होता है, पेचिस भी परजीवी के कारण होता है और ये जो है पोलियो वायरस के कारण होता है और रेबीज जो होता है यह भी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, ABC तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ABC तथा विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए कोबाल्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है? तो पूछा गया इसमें लोहे का अयस्क नहीं है, तो सीडेराइट जो है यह लोहे का अयस्क है, आयरन पायराइट यह भी लोहे का अयस्क है और ये सीने बार जो है यह Hg यानी पारा का अयस्क हो जाएगा और क्यूप्राइट जो हो जाएगा यह तांबा का अयस्क हो जाएगा। तो सीने बार और क्यूप्राइट जो है यह लोहे का अयस्क नहीं होगा। नेक्स्ट है कि भागवत पुराण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भागवत पुराण का जो अनुवाद किया गया था यह टोडरमल के द्वारा किया गया था, जो कि अकबर के दरबार में राजस्व मंदिर रहे थे। नेक्स्ट है, इबादत खाना की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इबादत खाना की जो स्थापना है यह 1575 में अकबर के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे कि इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था 1575 में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विशिष्टाद्वैतवाद का मत या प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है इसके प्रवर्तक हो जाएंगे रामानुजाचार्य।
साथ में आप लोग और भी याद रखिएगा, जैसे शुद्धाद्वैतवाद के बारे में पूछा जाए तो उसके प्रवर्तक बल्लभाचार्य होते हैं, अद्वैतवाद के शंकराचार्य होते हैं, द्वैतवाद के माधवाचार्य होते हैं और द्वैताद्वैतवाद के निम्बिकाचार्य होते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में वित्त संपत्ति अनुबंध का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के जो भाग 12 है उसमें वित्त संपत्ति और अनुबंध का उल्लेख किया गया है, जो आर्टिकल 264 से लेकर 300 के क तक दिया गया है। नेक्स्ट है कि संपत्ति का कानूनी अधिकार किस संशोधन के तहत तथा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो संपत्ति का जो कानूनी अधिकार है यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यह चेंज करके मौलिक अधिकार से लीगल राइट बना दिया गया था और आर्टिकल 300 के क में डाला गया था और यह मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्य तथा केंद्र के लिए समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह दिया गया है आर्टिकल 266 में। याद रखेंगे कि भारत के राज्य तथा केंद्र के लिए समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि का उल्लेख जो है यह आर्टिकल 266 में दिया गया है, जो कि भाग 12 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग जो है किस प्रकार का निकाय है तथा इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वित्त आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय है, यानी इसका जो चर्चा है संविधान में किया गया है, आर्टिकल 280 में इसका चर्चा किया गया है और यह भाग 12 से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग को किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। तो 16वां वित्त आयोग जो है इसको 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 300 के क में कहा गया, क्योंकि आर्टिकल 300 का क जो है यह लीगल राइट है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 12 को कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो संविधान का जो भाग 12 है इसको 4 अध्याय में बांटा गया है। इसमें पहले शामिल है वित्त, फिर उसके बाद टैक्स है, फिर संपत्ति अनुबंधन है, फिर सार्वजनिक संपत्ति है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कराधान से संबंधित विधेयकों के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता होती है। तो यह राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किन 2 ग्रहों को गैस दिग्गज के रूप में जाना जाता है। तो गैस दिग्गज के रूप में जाना जाता है यह होता है बृहस्पति और शनि को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह अपने वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण हरा दिखाई देता है। तो मीथेन गैस के कारण हरा अरुण दिखाई देता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि किस तत्व की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो होता है आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रह जो है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये जोधरीय नहीं, यह हो जाएगा जोवियन ग्रह, यह हो जाता है जोवियन ग्रह। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रह है जो जोवियन ग्रहों की श्रेणी में नहीं शामिल है। तो जोवियन ग्रहों की श्रेणी में इसमें यह वीनस शामिल नहीं होगा और मंगल शामिल नहीं होगा। देखिए मूल रूप से जो गैस से बने होते हैं, जो भी ग्रह जो है या गैसों से बने होते हैं उसको हम लोग जोवियन ग्रह बोलते हैं, जिसमें बृहस्पति शामिल होता है, अरुण शामिल होता है, वरुण शामिल होता है और साथ ही एक और होता है शनि। यानी बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि जो है यह जोवियन ग्रह में शामिल होता है और इसमें वीनस और मंगल जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह की पेटी का एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है। तो क्षुद्र ग्रह की पेटी का एकमात्र बौना ग्रह जो हो जाएगा यह सेरेन हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है। तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे कोरोना यानी किरीट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व हो जाएगा हीलियम, यानी यह भी जो है हाइड्रोजन से मिलकर के हीलियम बनता है। यह सबसे अधिक पाया जाता है, दूसरा तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपरमून। सुपरमून की जो घटना है कब होती है। तो सुपरमून की घटना जो पृथ्वी के पास जब चंद्रमा आता है तब सुपरमून होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण संभव है।
तो तारों का जो टिमटिमाना है यह प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल को घने बादल पाए जाते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल जो पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं शुक्र पर। तो याद रखेंगे कि शुक्र पर सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सौर परिवार के 6 ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं तथा कौन से अन्य 2 ग्रह जो हैं अपने घूर्णन अक्षों पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? देखिए, तो सौर परिवार के जितने भी 6 ग्रह हैं, मतलब टोटल जो है 8 ग्रह हैं, इसमें से 6 ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन 2 ग्रह जो हैं यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णित होते हैं। यह हो जाएगा शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का आधार तल क्या है तथा यह कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी का आधार तल के बारे में पूछा गया है, जो कि 66.5 डिग्री हो जाएगा और झुकाव इसका 23.5 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास के किस शासक को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है? तो केंद्रीय शासक पद्धति का जनक जो है यह महापद्म नंद को कहा जाता है और महापद्म नंद जो है यह नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, महापद्म नंद को उसकी विशाल सेना के कारण उसे क्या नाम दिया गया है? तो महापद्म नंद को उसकी विशाल सेना के कारण एक राट की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान राजस्व को शाही कर के रूप में वसूला जाता था? तो शाही कर के रूप में घनानंद के शासनकाल में राजस्व को वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि हाइडेस पिच का जो युद्ध हुआ था कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो हाइडेस पिच का जो युद्ध हुआ था यह 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की सेना किस वर्ष पश्चिम की तरफ वापस लौट गई तथा सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा था? तो सिकंदर की सेना जो है ये 325 बीसी में यानी ईसा पूर्व में पश्चिम की तरफ वापस लौट गई थी और सिकंदर जो है भारत में टोटल 19 महीने रहा था। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के लिए खैबर दर्रे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में महापद्म नंद को जाना जाता है। नेक्स्ट है, रथ मूसल और महाशिलाकंटक किसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नवाचार थे? तो रथ मूसल जो है यह एक प्रकार का अस्त्र था और महाशिलाकंटक इसे अजातशत्रु के द्वारा जो है पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि सुमेलित करना है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है प्रदोग। तो प्रदोग जो हो जाएगा इसके द्वारा अवंती बसाया गया था। उसके बाद उदयन, उदयन जो था मगध का राजा था। प्रसेनजीत यह कौशल का राजा था और अजातशत्रु जो है अजातशत्रु यह मगध का राजा था। नेक्स्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो यह हो जाएगा डेरियस प्रथम। याद रखेंगे कि डेरियस प्रथम जो है इसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, महापद्म नंद के कलिंग पर विजय का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो महापद्म नंद के कलिंग पर विजय का जो प्रमाण है यह हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। साथ ही याद रखेंगे कि भारतवर्ष का जो पहला जिक्र है यह हाथी गुफा अभिलेख में ही किया गया है, जो कि कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सप्तपर्णी की गुफा में किस बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था? तो सप्तपर्णी की जो गुफा है इसमें पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो कि अजातशत्रु के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, राजा उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु क्रमशः किस धर्म के अनुयायी थे? देखिए जो उदयन है, उदयन तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। उसके बाद बिंबिसार जो है यह भी दोनों को मानता था, लेकिन यह बौद्ध धर्म को अधिक मानता था। और जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु जो शुरू में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में यह भी बौद्ध धर्म को मानने लगा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या के बाद नंद वंश की स्थापना हुई थी? तो शिशुनाग वंश जो है इसका अंतिम राजा हो जाएगा नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन की हत्या जो है महापद्म नंद के द्वारा करके नंद वंश का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है,
सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले महाजनपद का नाम है, उसके बाद इसका वर्तमान स्थिति दिया हुआ है। तो सबसे पहले वत्स का जो हो जाएगा यह इलाहाबाद स्थिति हो जाएगा। सूरसेन यानी मथुरा जो हो जाएगा इसका स्थिति अभी का वर्तमान मथुरा हो जाएगा। चेदी का जो राजधानी था शक्तिमती, यह वर्तमान में बुंदेलखंड में है। और कुरु का जो हो जाएगा यह मेरठ और हरियाणा में वर्तमान स्थिति हो जाएगा।